हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th पार्ट 1 बिजनेस स्टडी में सेकंड चैप्टर यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली संगठन क्या है और इसके प्रोसेस क्या हैं ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के संगठन के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। तो विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को संगठन होता क्या है ये मैं पहले भी बता चुका, फिर भी मैं बता देना जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग refers to identifying and grouping different activities in the organization and bringing together human and non-human resources to achieve organizational goal। अर्थात संगठन का तात्पर्य एक ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न गतिविधियों की पहचान करना और मानव और गैर मानव संसाधनों को एक साथ लाना है ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। किसी भी संगठन के का जो लक्ष्य होता है उसको हासिल करने में संगठन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। बिना संगठन के उस लक्ष्य को हासिल करना असंभव होता है। तो चलिए, आखिर इतना महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी संगठन का, तो आइए देखते हैं उन महत्व को जो एक संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला संगठन का महत्व है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, अर्थात विशिष्टीकरण का लाभ। संगठन के अंतर्गत जितने भी वर्क होते हैं, जितना भी कार्य होता है, टोटल वर्क, उसको छोटे छोटे उप कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो वर्कलोड कम होता है और साथ ही साथ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ एक ही व्यक्ति अगर एक ही काम को बार बार करता रहेगा तो निश्चित रूप से वह उस काम का माहिर बन जाएगा, उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाता है। दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, अर्थात संगठन के अंतर्गत अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर कर दिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया जाता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है और कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, उसको दूर करता है। इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। एक संगठन में एम्प्लॉइज़ को जो कार्य दिए जाते हैं, जो काम करने के लिए उनको बताया जाता है, वह उनके स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस और कैपेसिटी के आधार पर उनको कार्य दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न अवॉइड होता है, काम का दोहराव, जिसे हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, वो नहीं होता है। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं अपना बेहतर से बेहतर देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडेप्टेशन टू चेंज, यानी जो संस्था में चेंज होता है उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए। हम इस बात को जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन
डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करता है, लेकिन यही डायनेमिक इन्वायरमेंट जो है चैलेंजेस भी लाती है और अपॉर्चुनिटी भी बिजनेस के लिए लाती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या मदद करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बदलते हुए वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए मॉडिफाई करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, जिससे क्या होता है कि वह अपने उस बदलते वातावरण में भी अपने आप को सर्वाइव और ग्रो दोनों करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि पहले बैंक्स में जितने भी वर्क होते थे वो सारे के सारे मैनुअल होते थे और सारे एम्प्लॉय आराम से कर भी लेते थे, लेकिन जब कंप्यूटराइजेशन की बात आई तो सारे एम्प्लॉय सबसे पहले उसको बहिष्कार किया लोगों ने। लेकिन जब उनको कंप्यूटराइजेशन से होने वाले फ़ायदे और भविष्य में होने वाले फ़ायदे के बारे में बताया गया तो फिर उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और आज देखिए सारे बैंक्स कंप्यूटराइज्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रभावशाली प्रशासन। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो उपलब्ध प्रोवाइड करवाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अवॉइड करता है कन्फ्यूजन को, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को, इसे अवॉइड करता है। साथ ही साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट के वर्कलोड को भी यह रिड्यूस करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स जितने भी होते हैं वो रूटीन वर्क से फ्री हो जाते हैं और नए नए आइडियाज़ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था में ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब कर्मचारियों की विकास। मैनेजिंग प्रोसेस में जितने भी मैनेजरियल स्टाफ होते हैं उनको इस बात से ट्रेन कर दिया जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? जो सीनियर होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, वो अपने अधिकारों को अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देते हैं, यानी जितने भी उनके पास वर्क होते हैं उस वर्क में से कुछ वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को, जो कम महत्व की का कार्य होता है, उसे अपने सबऑर्डिनेट में बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सीनियर के पास पर्याप्त समय मिल जाता है, सफिशिएंट वर्क मिल जाता है नए नए आइडियाज़ को ढूंढने के लिए, स्ट्रैटेजिक इशू को ढूंढने के लिए और साथ ही साथ नए नए आइडियाज़ को ढूंढने के लिए, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सके। इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी सबऑर्डिनेट के ऊपर पड़ता है कि उन्हें भी लगता है कि मैनेजमेंट में उनकी भी दावेदारी हो रही है। इससे क्या होता है कि वो अंदर से मोटिवेट होते हैं और वो अपना बेस्ट से बेस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में देने का प्रयास करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रॉपरली डिजाइन्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। ठीक ढंग से तैयार किया गया, डिज़ाइन किया गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है एक बिजनेस के, एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, उनके विस्तार में, एक्सपेंशन में। और साथ ही साथ जब उनका विस्तार की बात आती है, जब किसी संगठन के विस्तार की बात आती है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएंगे
और उन पे अधिक से अधिक एम्प्लॉइज़ को भी डिप्यूट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन के साथ ही साथ ग्रोथ भी होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।